नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत आज हम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता इस रचना का अध्ययन करेंगे। यह रचना रिपोर्टाज विधा से संबंधित है। रिपोर्टाज पर चर्चा करने से पहले हम रचनाकार विष्णु प्रभाकर के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय आदि महारथियों के सहयात्री रहे विष्णु प्रभाकर का जन्म 20 जुलाई सन 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव मीरापुर में हुआ। बचपन से ही वे गांधी के जीवन दर्शों से प्रेरित थे। गांधी के जीवन दर्शों पर चलने वाले विष्णु प्रभाकर का रुझान अनायास ही कांग्रेस की तरफ हुआ तथा स्वतंत्रता के दौर में बजते राजनीतिक बिगुल में उनकी लेखनी भी स्वतंत्रता के लिए मानो संघर्षरत रही। सन 1931 में मिलाप इस पत्रिका में पहली कहानी के प्रकाशन के साथ साथ उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ और इस आरंभ के पश्चात वे लगभग 8 दशकों तक निरंतर लेखक के रूप में सक्रिय रहे। उनके द्वारा लिखित शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा हिंदी साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित हुई, जिसे लिखने के लिए विष्णु प्रभाकर उन स्थानों पर उन स्रोतों का अध्ययन करते रहे जहाँ से भी उन्हें शरतचंद्र के जीवन के संबंध में विशेष जानकारी मिल सकती थी। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य जैसी लगभग सभी विधाओं में लेखन कार्य करने वाले विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य जगत के अतिशय चर्चित साहित्यकार रहे हैं। आवारा मसीहा ने उन्हें साहित्य जगत में चोटी के साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में ढलती रात, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, पाप का घड़ा, पंखहीन, जो उनकी खुद की आत्मकथा है, विशेष उल्लेखनीय है। पद्म भूषण तथा मूर्ति देवी सम्मान जैसे विभिन्न सम्मानों से सम्मानित श्री विष्णु प्रभाकर जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता इस रचना में महानगरीय जीवन की आपाधापी का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि इस बात का हमने उल्लेख किया कि यह रचना रिपोर्टाज है, इसीलिए रिपोर्टाज क्या है इसको समझने के पश्चात ही हम रचना की ओर बढ़ेंगे। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी आंखों देखी घटना का वर्णन। अर्थात जब कोई साहित्यकार अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन साहित्यिक शैली में करता है तब वह रचना रिपोर्टाज कहलाती है। जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता इस रचना में भी विष्णु प्रभाकर जी ने कलकत्ता में बिताए गए समय का, कलकत्ता में बिताई गई विभिन्न संध्याओं का चित्रण किया है।
रचना का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। लेखक लिखते हैं, मैं आकाश की ओर देखता हूँ, आश्चर्य जो आज तक मैं नहीं देख सका था वह इस क्षण मुझे दिखाई देता है। कलकत्ते के आकाश पर ऐसा कुछ छाया रहता है जिसे ना कोहरा कह सकते हैं, न धुंध, न धुआं और न ही शोर। असल में वह सब कुछ का मिश्रण है। पवित्र तो वैसे इस युग में विषय भी नहीं है, सब मिश्रण, मिश्रण और मिश्रण। जब विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा नामक जीवनी लिख रहे थे, तब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को अधिक निकट से जानने की दृष्टि से उन्हें अनेक दिन कलकत्ता में बिताने पड़े और कलकत्ता में बिताए गए इस समय का कलकत्ता के परिवेश को बहुत करीब से देखने के अनुभव को भी वे यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सहसा एक धक्का लगा, एक रेला मेरे अकेलेपन को कुचलता हुआ चारों ओर फैल गया। सचमुच यह कलकत्ता है जहाँ न आकाश दिखाई देता है और न धरती पर पैर पड़ते हैं। यह हावड़ा का सुप्रसिद्ध लौह पुल है और अब संध्या घिर आई है। नीचे गंगा है, शिथिल बदरंग किसी बिफरी धनी प्रौढ़ा सी, और ऊपर मानव की खरस्रोता भीड़ है। आदमी आदमी और सभी और केवल आदमी, सब अकेले जीविका की मृग तृष्णा के पीछे भागे जा रहे हैं। जो फैक्ट्रियों, दफ्तरों और दुकानों के बाबुओं और मजदूरों से लेकर फुटपाथों, बाई लेनों के जेब कतरों और चोर बागान के साहूकारों से लेकर राम बागान की वेश्याओं तक के दलालों को परेशान किए हुए है। बसों पर बसें चली जा रही हैं, ट्रामें घड़घड़ाती हैं और सभी ओर ताड़ा ताड़ी आश्वीरे, ताड़ा ताड़ी जा रे का शोर सुनाई देता है। कलकत्ता के विषय में चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं कि यह कलकत्ता है, वही कलकत्ता जिसकी सड़कों पर भूख से तड़पकर लाखों लोगों ने अपने प्राणों को त्यागा है, जिसके आकाश में कला और साहित्य के मानदंड स्थापित हुए हैं, जिसने प्रत्येक नवीन आंदोलन को जन्म दिया है। यह आंदोलनों का नगर है। युगों से प्रतिक्षण यहाँ एक न एक नया आंदोलन उमड़ता आया है। समाज सुधार का आंदोलन हो या फिर कला और संगीत का आंदोलन, साहित्य और स्वतंत्रता का आंदोलन हो या फिर भूख और भाषा के लिए आंदोलन, कलकत्ता सदैव ही आगे रहा है। यहाँ के भावुक लोग संगीन भी है और संगीत की विद्या में एक समान दक्ष भी है। जितनी सहजता से यहाँ के लोग सितार के तारों से मादक संगीत का निर्माण करते हैं, उतनी ही कुशलता से वे अपने दुश्मन को मारना भी जानते हैं। यहाँ पर लेखक कलकत्ता के ऐतिहासिक परिवेश का चित्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण कलकत्ता से ट्राम में बैठकर मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ। अब एक नवीन प्रसंग है। ट्राम की घंटी बजती है, स्टेशन आता है, गाड़ी रुकती है, कुछ सवारियाँ उतरती हैं और ज़ोर ज़ोर से बातें करती है। सड़कों पर शाश्वत भीड़ उमड़ती है। शाश्वत अर्थात अविनाशी या सदैव रहने वाली। सहसा मैं अनुभव करता हूँ कि कहीं कुछ हलचल है, कुछ उत्तेजक शब्द गूंज रहे हैं, लाठियाँ चल रही है और एक दूसरे को लोग चीख चीख कर कोस रहे हैं। एक व्यक्ति तेजी से भागता हुआ आता है और दूसरे के पैर को
किसी धारदार वस्तु से चीर देता है। दोनों गुत्थम गुत्था होने की कोशिश करते हैं। तभी न जाने किस शून्य में से पुलिस वाले प्रकट होकर इन लोगों को बटोर कर अपने साथ ले जाते हैं और पुनः ट्राम शोर मचाती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर सहसा उस शोर से हलचल मचती है। कुछ लोग पुनः एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, हंसते हैं, नारे लगाते हैं। सहसा उन लोगों में से एक व्यक्ति मेरी ओर देखता है। मेरे कपड़े खद्दर के हैं, सिर पर गांधी टोपी है और वह मुझसे पूछ बैठता है कि क्या तुम कांग्रेसी हो? मैं उत्तर में जी नहीं कहता हूँ। वह पुनः प्रश्न करता है, कांग्रेसी नहीं तो प्रजा समाजवादी हो? फिर वह कम्युनिस्ट कहलाने की ओर बढ़ता है। उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं जी नहीं में ही देता हूँ और वह झुंझलाकर चीखता है कि यह कैसे संभव हो सकता है? न तुम कांग्रेसी हो, न प्रजा समाजवादी और न ही कम्युनिस्ट। तुम कुछ न कुछ हुए बिना कैसे रह सकते हो? और लेखक लिखते हैं कि मैं बड़ी ही नम्रता से उसे उत्तर देता हूँ कि मैं लेखक हूँ, एक सीधा साधा इंसान हूँ। अर्थात यहाँ पर लेखक महानगरीय जीवन की आपाधापी का चित्रण करते हुए लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कार्यकर्ताओं की मानसिकता पर भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं। केवल खद्दर के कपड़े पहनकर गांधी टोपी पहनने भर से क्या कोई व्यक्ति कांग्रेसी हो जाता है? और यदि वह कांग्रेसी न हो तो उसे समाजवादी या फिर कम्युनिस्ट होना चाहिए? इस विचारधारा पर ही लेखक यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं हो सकता? इस पर वह व्यक्ति उत्तर देता है कि उससे क्या होता है? भले ही तुम लेखक हो, लेकिन बावजूद इसके तुम्हें कुछ न कुछ होना ही होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। और लेखक लिखते हैं कि मैं घबराता हूँ, किंतु ट्राम तभी रुक जाती है और वे लोग चीखते चिल्लाते फिर से अपनी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से कलकत्ता की विभिन्न घटनाओं का चित्रण करते हुए यहाँ पर लेखक दिखाई दे रहे हैं। कलकत्ता में बिताई हुई संध्या का वर्णन भी, जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, इस रचना में हुआ है। साथ ही एक ऐसे प्रसंग का भी वे उल्लेख कर रहे हैं जिसके माध्यम से ऐश्वर्य तथा विलासिता को भी उन्होंने वहाँ पर अनुभूत किया है। लेखक कहते हैं कि इस भीड़ से दूर अब मैं एक स्थान पर जा पहुँचा हूँ जहाँ पर सब कुछ राजसी है, सब कुछ मूल्यवान, फर्नीचर हो, कालीन हो, लिफ्ट हो या फिर वहाँ के वेटर हो। मैं ऊपर चढ़ता चला जाता हूँ और सबसे ऊपर की मंजिल में एक सजे हुए कमरे की बालकनी से नीचे के जहन्नुम की ओर देखता हूँ। चारों ओर केवल और केवल मनुष्य ही मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। बस के पहियों की कीलों पर भी कई कई मनुष्य। झटका लगता है, कोई गिरता है और तो कोई तैश में आकर गालियां देता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से कलकत्ता के परिवेश का चित्रण करते हुए लेखक लिखते हैं कि मैं जगदीश चंद्र रोड को पार कर अब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड पर आ गया हूँ और सहसा मेरी दृष्टि एक ऐसी स्त्री के चेहरे पर जा अटकी जिसके चेहरे पर मैंने एक शून्यता के भाव को अनुभूत किया है। उसके चेहरे पर न हंसी है, न रुदन, न आनंद है, न उत्साह। नितांत सपाट तामचीनी के बर्तन से भरी हुई मूड़ी को वह तीव्र गति से चलने वाले यंत्र की तरह
मुंह में डाले जा रही है। अर्थात एक ऐसी स्त्री जो सुपारी खा रही है के चेहरे की भाव शून्यता को भी मैं अनुभूत कर रहा हूँ। साथ ही मैंने कई ऐसी स्त्रियां देखी है, चाहे विश्वविद्यालय के आसपास हो, मुख्य सड़क से हटकर स्ट्रीट लेनों और बाई लेनों पर चलने वाली स्त्रियां हो। सारा देश में घूमा हूँ, पर कलकत्ता के स्त्री में जो सादगी है, ऐसी सादगी बहुत ही कम देखी है। न है प्रसाधन, न है शोखी और न ही चटक मटक। सस्ती साड़ियाँ, चप्पलें, चाल में सौम्यता, दृष्टि में तरल आत्मीयता और चेहरे पर एक अनोखा सलोनापन। स्मृति के पन्ने हवा में फड़फड़ाते हैं और मुझे यह स्मरण हो आता है कि एक मित्र के साथ मैं केले, नारियल और सुपारी के पेड़ों, पोखरों से घिरे गांव के एक घर में आया हूँ। घर की वधू बाहर आकर प्रणाम करती है। न उसके शब्दों में संकोच है और न ही द्विधा है, तो केवल शिष्टता। अपने प्रकोष्ठ में आदर से ले जाकर बिठाती है और पूछती है, खावा दावा होलो की ना, अर्थात खाना पीना हुआ या नहीं। और यहाँ पर इस रचना का अंत होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर जी ने जहाँ आकाश नहीं दिखाई देता, इस रचना में महानगरीय जीवन की आपाधापी का चित्रण करते हुए कलकत्ता में बिताए हुए विभिन्न क्षणों का, प्रसंगों का उल्लेख भी इस रचना में किया है। और विशेषकर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कार्यकर्ताओं की मानसिकता की ओर भी वे अपने इस अनुभव के माध्यम से संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।